वारिस पठान साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पहले दिन पाक दिन होता है, सांसद शपथ लेता है देश की तरफ अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, और यही शपथ होती है भारत माता की जय नहीं जय फिलिस्तीन। ओवैसी कहां के सांसद हैं भाई? कौन सी शपथ ले रहे थे? जवाब दीजिए आज। देखिए, ओवैसी साहब 5वीं मर्तबा लोकसभा के अंदर शपथ लेने गए। और जब शपथ लेने के लिए उनका नाम कॉल आउट हुआ, जाते ही हमने तमाम दुनिया वालों ने देखा टीवी के माध्यम से किस तरह लोगों ने नारे लगाने चिल्ला कर दिए, भारत माता की जय वगैरह वगैरह। ओवैसी साहब ने शपथ ली, सेकुलरिज्म पूरी तरह से बात की, और उन्होंने क्या कहा, जय मीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन और तकबीर अल्लाह अकबर। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या था। लेकिन आप एक चीज और गौर करिए कि उनके बाद जिन्होंने शपथ ली है नविका जी, बरेली के ही सांसद थे छत्रपाल गंगवार, उन्होंने क्या कहा, जय हिंदू राष्ट्र। तो मैं पूछना चाहूंगा भाजपा से और मोदी जी से, क्या हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन चुका है? क्या मोदी की बीजेपी की यही बात है कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है? जो ओवैसी जी ने कहा उस रिमार्क को तो वहां से हटा दिया गया, रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया उस रिमार्क को। लेकिन जो इन्होंने कहा गंगवार ने, उसके रिमार्क को क्यों नहीं हटाया? और भी बहुत सारे लोगों ने वहां पर बहुत सारी बातें कही, किसी ने हेगवेगवार जिंदाबाद कह दिया, सबने कहा कुछ नहीं। लेकिन क्योंकि ओवैसी साहब ने कहा, और ओवैसी साहब ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया? गाजा फिलिस्तीन का क्या वाजपेयी जी ने अपनी स्पीच में गाजा फिलिस्तीन का समर्थन नहीं किया? एस जयशंकर एक्सटर्नल मिनिस्टर, जिन्होंने हिंदुस्तान का पक्ष रखा राज्यसभा के पटल पर खड़े होकर, नविका जी, उन्होंने भी तो कहा हिंदुस्तान का जो ऑफिशियल पॉलिसी है वो क्लियर है कि वी स्टैंड विद गाजा एंड पैलेस्टाइन। अगर आप मुझे 2 सेकंड का टाइम देंगे तो मैं चाहूंगा कि आपके दर्शक भी जाने और सब सुने कि क्या बात है। माफ कीजिएगा, भारत अपनी विदेश नीति में किसका समर्थन कर रहा है वो अलग बात है। मैं शपथ की बात कर रही हूँ, शपथ की बात कर रही हूँ, और शपथ में जय फिलिस्तीन कहने की क्या नहीं क्या जरूरत थी? आपने जय भारत तो नहीं कहा, जय भारत मां तो नहीं कहा, आप नहीं कहते, लेकिन जय फिलिस्तीन आपको याद आता है। मैं कह रही हूं आगे पीछे आप जो मर्जी कहिए, शपथ के दौरान क्यों कहा, पहले इसका जवाब दीजिए। नविका जी, मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्यों कहा। देखिए, भारत का स्टैंड ये है, एस जयशंकर हिंदुस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर खड़े होकर कह रहे हैं। सुनिए इस बात को, सुनिए। ये मुझे पता है, लेकिन या तो आप इतने भोले हैं या आपको इल्म नहीं कि ये शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण में क्या कहना चाहिए, ये वारिस पठान साहब 5 टाइम के सांसद रह चुके असदुद्दीन ओवैसी को अगर नहीं पता तो शायद उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए। विष्णु जैन जी, अगर वारिस पठान जी की बात पता है, आपसे ज्यादा समझ में आता है। नहीं, सुनिए, जरूर, बैरिस्टर साहब हैं भाई। अच्छा नविका जी सुनिए ना, आपसे ज्यादा समझदारी है हमको संविधान की, उसका इंटरप्रिटेशन, हमको पूरा प्रोविजंस पता है संविधान के। हमने संविधान के दायरे में रहकर बात की। अरे पूरा देश ही तो संविधान बचाने के लिए लगा हुआ है। जो बीजेपी खत्म करना चाहती है उसी को तो बचाने के लिए यहां तक गए, उसी को तो बचाने की बात चली। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जय फिलिस्तीन बोलेंगे, हम तो एक बात बोले ना, बचाने के लिए जय फिलिस्तीन बोलेंगे। विष्णु जैन जी, वारिस पठान को जवाब दीजिए कि फॉरेन पॉलिसी और शपथ ग्रहण में क्या फर्क है? मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही सीरियस इशू है। इस देश की नेशनल सिक्योरिटी से, इस देश की संप्रभुता से, इस देश की अखंडता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्योंकि इस देश की पार्लियामेंट में ऐसा व्यक्ति नहीं जा सकता है जिसका समर्थन, जिसका एक निष्ठा किसी और फॉरेन देश के प्रति है। और इसी बात को मंशा में रखते हुए संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 102 का निर्माण किया था। आर्टिकल 102 का मैं प्रोविजन पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आर्टिकल 102 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, जिसमें लिखा हुआ है, पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो शो करता है एक्नॉलेजमेंट ऑफ एलिजियंस और एडहेरेंस टू अ फॉरेन स्टेट। एक्नॉलेजमेंट, एलिजियंस और एडहेरेंस का मतलब होता है अपनी निष्ठा, अपना सपोर्ट, अपना समर्थन किसी भी फॉरेन नेशन को, फॉरेन स्टेट को अगर वो शो करता है तो ही विल बी इमीडिएटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब अगर फॉरेन पॉलिसी में आप कुछ बात कहना चाहते हैं, रिजर्वेशन के लिए कोई बात कहना चाहते हैं, अल्लाह अकबर कहना चाहते हैं, तकबीर कहना चाहते हैं, जय मीम कहना चाहते हैं, जय भीम कहना चाहते हैं, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। जैसे ही कोई आदमी अपनी एलिजियंस फॉरेन नेशन के प्रति शो करता है, he will be disqualified from being a member of the parliament। मैं यहां तक कहना चाहता हूं, कोई आदमी कह रहा है देश की पार्लियामेंट में जय नेपाल, जय श्रीलंका, जय बांग्लादेश, जय यूएसए, जय रशिया, ये सारी चीजें असंवैधानिक है। यू कैन नॉट डू इट
एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इसीलिए आर्टिकल 102 का सीधा सीधा उल्लंघन किया गया है। हमने राष्ट्रपति के सामने कल ही अपनी पिटीशन फाइल कर दी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति आर्टिकल 102 के कंप्लायंस में इलेक्शन कमीशन से ओपिनियन मांगेंगे। आर्टिकल 103 में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है और ये सारा मामला राष्ट्रपति और इलेक्शन कमीशन के बीच में रहेगा। संविधान ने यह भी प्रिस्क्राइब किया है कि जो भी राष्ट्रपति का निर्णय होगा इलेक्शन कमीशन के ओपिनियन के बाद वो निर्णय फाइनल होगा। और मैं तो बहुत ही संजीदगी से और बहुत ही विनम्रता से आज वारिस भाई से कहना चाहता हूं, संविधान आप भी थोड़ा बहुत जानते हैं सर, संविधान हम भी थोड़ा बहुत जानते हैं। राउंड 2 इस बहस की मैं जा रही हूं और विष्णु जैन जी मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जो हिंदू राष्ट्र कह रहे हैं, जो सेक्युलर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो जय हेगड़ेवार बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए या सिर्फ ओवैसी जी की संसद की सदस्यता छीनने की मांग जायज है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं। देखिए मैं बहुत ही एकदम इस बात को लीगली आपको मैं रख देता हूं आपके सामने। अगर कोई आदमी कह रहा है जय हेगड़ेवार, इट इज नॉट शोइंग हिज एलिजियंस टू अ फॉरेन नेशन। अगर कोई आदमी कह रहा है जय हिंदू राष्ट्र, सपोज करिए यहाँ पे बहुत सारे प्रवक्ता आपके सामने आते हैं जो कहते हैं इस देश को हम गजवाए हिंद बनाएंगे, यहाँ पे शरिया लाएंगे, वो आपकी एलिजियंस या एडहेरेंस टू अ फॉरेन नेशन नहीं शो करता है। बट जैसे ही आप किसी और देश के नारे का जयकार करते हैं इस देश की पार्लियामेंट में, यू बिकम डिस्क्वालिफाइड एज बीइंग मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यहाँ पे वारिस भाई बातों को घुमा रहे हैं, अलग अलग बातों को लाके कंफ्यूज करने में काफी माहिर है, अच्छे वकील है, मैं जानता हूं इनको, पर यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। कैट इज आउट ऑफ द बैग। द मोमेंट यू से Jai Philistine in the Parliament of India, right in front of the Speaker, on the floor of the House, you become disqualified from being a member of the Parliament। और मैं नाविका जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने सुनवाई होगी, हम प्रूव कर देंगे इलेक्शन कमीशन के सामने कि जय फिलिस्तीन कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर उसको दूसरे पहलू से देखिए, क्या इलेक्शन कमीशन, क्या इस देश के राष्ट्रपति ये होल्ड कर सकते हैं कि जय फिलिस्तीन कहना संवैधानिक है? और अगर ऐसा है तो इस देश की पार्लियामेंट वारिस पठान जी ये बात किसी बहस, किसी डिबेट में नहीं कही गई, ये शपथ ग्रहण के समय कही गई। क्यों नहीं रद्द होनी चाहिए ओवैसी जी की सदस्यता? आज ये सवाल देश पूछ रहा है। देखिए नाविका जी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, आपने बुलाया है मुझे डिबेट करने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। अब एक तरफा अगर कार्रवाई आपको करना है तो आप और विष्णु जैन दोनों बैठ के आपस में डिबेट कर सकते हो, क्योंकि मैं जब बोल रहा था आपने मुझे बीच में काफी मर्तबा इंटरप्ट किया, लेकिन जब विष्णु जैन अनाप शनाप बकवास कर रहे थे आपने जरा भी इंटरप्ट नहीं किया। तो आप क्या चाहते हो, मैं अपनी बात रखूं या नहीं रखूं? पहले आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए। आप अपनी बात रखिए, आप धमकाने में आ जाते हैं वारिस भाई, रोज धमकाते हैं मुझे। मैं धमकाने में नहीं, आपको समझाने पे आ जाता हूं कि आप गलत कर रहे हो। और मैं धमकाने में मैं किसी को धमकाता नहीं, मैं समझा रहा हूं। कर रहे हो कितना नाविका जी आप गलत कर रहे हो, मैं भी समझती हूं। आपको अगर आपका एजेंडा चलाना है आप चलाइए, मैं आपके एजेंडे को चूर चूर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, मुझे बोलने दीजिए ना भाई साहब। मैं आपके एजेंडे को चूर चूर कर दूंगा 1 मिनट के अंदर, मुझे बोलने तो दो, लेकिन करिए ना, आप बोलने तो मेरे को बोलिए, सुनिए बात मेरी। अभी विष्णु जैन यहाँ पे बैठ के संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में कहा लिखा है जय हिंदू राष्ट्र बोलना? चलिए बताइए असंवैधानिक है नहीं है? मगर वो खामोश रहेंगे। एस जयशंकर ने राज्यसभा के अंदर खड़े रहकर कहा, मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूं, आप बताने नहीं दे रहे हो, राज्यसभा के अंदर खड़े रह के उन्होंने हिंदुस्तान का जो स्टैंड है, ऑफिशियल स्टैंड, वो कहा कि हम फिलिस्तीन गाजा के साथ में। तो क्या वो भी देशद्रोही हो गए? क्या वो भी एलिगेंस दिखा दिए? क्या वो भी कवर हो जाते हैं आर्टिकल 102 सबसेक्शन 4 के तहत? क्या उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई करोगे? रमेश भिदुरी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर एक मुसलमान को क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, कटवा, मुल्ला वगैरह वगैरह वगैरह, मैं बोल भी नहीं सकता पार्लियामेंट्री अल्फाज थे। क्या इन्होंने जाके उसके खिलाफ केस किया? क्या उनको सस्पेंड किया? नहीं किया। तो हम तो बोल रहे ना, जाइए केस करिए, जवाब हमको देना आता है, संविधान मेरे पास भी है, संविधान लेके बैठता हूं रोज में और संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करता हूं। विष्णु भाई प्रूव करके दिखाओ आप, क्या असंवैधानिक था? देश के साथ खड़ा रहना असंवैधानिक है? देश की पॉलिसी के साथ खड़ा रहना असंवैधानिक है? महात्मा गांधी की बात को मानना असंवैधानिक है? अटल बिहारी वाजपेयी की स्पीच को मानना असंवैधानिक है? एस जयशंकर की बात को मानना असंवैधानिक है? अगर इतनी सारी असंवैधानिक चीजें, तो चलिए बात क्या है फिर? अरे हिंदू राष्ट्र वाले का रिमार्क क्यों नहीं हटाया आपने, बताओ? वो तो अभी तक वहां पर है, जय हेडगेवार बोलने वाले के खिलाफ कुछ नहीं, लेकिन क्योंकि असद ओवैसी ने हक बयान किया, जय भीम का, जय भीम का, जय तेलंगाना का, तकबीर अल्लाह पर जय फिर, तो आपको मिर्ची लग गई। करिए आप, जवाब दिया जाएगा सही टाइम पे आपको। माफ कीजिए विष्णु जैन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन वारिस पठान जिसको आप एजेंडा कह रहे हैं वो मेरा सवाल है, और सवाल
पूछने का मैं हक रखती हूं। और हिंदू राष्ट्र जय हेगड़ेवार पर भी मैंने आपत्ति जताई, आपको सुनाई नहीं देता क्योंकि आपको अपना एजेंडा चलाना है, इसीलिए हमको एजेंडा वाला बता देते हैं। चलिए मैं आपसे राउंड 3 शुरू करती हूं। राउंड 3 में मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। ये डिबेट में नहीं उठाया गया था, ये पूरा मुद्दा ये उठाया गया था शपथ ग्रहण में। मैं पूछना चाहती हूं, खाएंगे भारत की तो जय फिलिस्तीन की क्यों बोलेंगे आप? रहेंगे देश में बोलेंगे जय फिलिस्तीन, जय भारत नहीं। जयशंकर को पूछिए, जयशंकर को पूछिए, जयशंकर को पूछिए। वाजपेयी जी तो रहे नहीं, उनको सवाल करना था, महात्मा गांधी को सवाल करना था। सब समर्थन कर रहे गाजा फिलिस्तीन का, तो नाविका जी आप देश के विरुद्ध क्यों जा रहे हो? आप देश की ओरिजिनल जो पॉलिसी उसके विरुद्ध जाके आप क्यों अपने आप को इंटरनेशनल घोषित करवाना चाहते हो? आप देश के विरुद्ध जा रहे हो। पूरा भारत देश खड़ा है फिलिस्तीन गाजा के साथ, हम खड़े हैं गाजा फिलिस्तीन के साथ, मगर नाविका कुमार खड़ी है इसराइल के साथ। भारत खड़ा है, ये हमारे विदेश मंत्री ने, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम खड़े हैं, लेकिन शपथ ग्रहण में जय भारत नहीं जय फिलिस्तीन। आप इतना उनके साथ खड़े हैं कि खुद को भी भूल गए, अपनी मातृभूमि को भूल गए। अरे भाई शपथ आप समझे ही नहीं, शपथ ग्रहण तो लिया उन्होंने पहला, सेक्युलरिज्म की बात किया, संविधान के दायरे में मुझे चुना गया है, मैं उसके लिए प्रतिष्ठा रखूंगा, देश के लिए काम करूंगा, और निष्ठा दिखाऊंगा। कहां फिलिस्तीन, कहां एंटी संवैधानिक है? और शपथ के बाद में बोला तो क्या गलत हो गया? विष्णु जैन जी जवाब दीजिए, शपथ के बाद बोला तो क्या गलत बोला? देखिए नाविका जी, इनकी पूरी पार्टी जो है कॉन्ट्रडिक्शन के लिए जानी जाती है, और इतिहास आज का नहीं है, इतिहास लंबा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनकी पार्टी का अगर जरा संविधान देख लीजिए, उस संविधान में जितने प्रोविजन, मेरे सामने इनकी पार्टी का संविधान रखा हुआ है, जिसको हमने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी सितंबर 2018 में। दिल्ली हाईकोर्ट ने ओवैसी साहब को नोटिस जारी किया, आज तक उन्होंने जवाब नहीं दे पाए हैं कि इनकी पार्टी का संविधान कैसे जायज है। इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, संविधान के तहत शपथ ली और शपथ लेने के बाद संविधान को ही वायलेट कर दिया। जैसे कि उनकी पार्टी का संविधान बना उसी तरह से इस देश के संविधान के तहत शपथ ली और शपथ लेने के बाद आपने संविधान को भी वायलेट कर दिया। नाविका जी, मैं कहना चाहता हूँ बहुत ही सीरियस इशू है, अगर इस चीज को आज नहीं रोका गया तो आगे आने वाले समय में पाकिस्तान जिंदाबाद, अलग अलग देशों के नारे इस देश के पार्लियामेंट में लगेंगे। टैक्स पेयर की मनी से अलाउड नहीं हो सकता है। और जो भारतीय संविधान में आर्टिकल 102 में लिखा हुआ है कि हम अपनी निष्ठा, अपना समर्थन, अपना सहयोग किसी और फॉरेन स्टेट के प्रति व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्या बात करूं मैं आपसे बताओ? देश का जो ऑफिशियल स्टैंड है उसके अगेंस्ट देश के नागरिक आज भारत पठान क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जब आप इस देश के एक सम्मानीय सांसद के सदस्य है, एक सांसद के सदस्य के रूप में आप इस देश की पार्लियामेंट में स्पीकर के सामने जय फिलिस्तीन का नारा नहीं लगा सकते हैं और किसी और देश के समर्थन में नारा नहीं लगा सकते हैं। ओवैसी साहब ने आर्टिकल 102 का उल्लंघन किया है। और नाविका जी, कहना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से, हम ये प्रूव कर देंगे कि कंप्लेंट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संविधान सर्वश्रेष्ठ है, संविधान में क्या लिखा है? संविधान सर्वश्रेष्ठ है। और राउंड 4 में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं वारिस पठान जी, इजराइल फिलिस्तीन ये फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देख रहा है। मैं पूछना चाहती हूं कि संविधान का 102 सेक्शन आपने पढ़ा है, आप किसी और देश की जय जयकार करेंगे, वो भी शपथ ग्रहण के समय? मैं सिर्फ इतने आगे पीछे आप जो बोले मैं आपके साथ खड़ी हूं। फिलिस्तीन को क्या, मैं कह रही हूं फिलिस्तीन छोड़ दीजिए, किसी भी देश का जयकारा करना शपथ ग्रहण के समय अपने देश के अलावा, ये कानून और संविधान का उल्लंघन है या नहीं? छोटी सी बात है, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रही? नहीं है उल्लंघन, नहीं है उल्लंघन। मैं आपको बताता हूं, उल्लंघन नहीं है। ये लोग गलत कोट कर रहे हैं, 102 और डी का जो लोग क्लॉज बता रहे हैं, ये टोटल मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। उसका इंटरप्रिटेशन वो है ही नहीं। अगर इसका इंटरप्रिटेशन इन्होंने प्रॉपर कर लिया तो सबसे पहले एस जयशंकर जाएंगे बाहर। गलत बात बोल रहे हैं ये लोग। अरे हमने हर बात का, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बोलने वाले के खिलाफ नहीं बोलेंगे। इनकी पॉलिसी आ गई सबके सामने, देश के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मैं तो चाहूंगा नाविका जी, आप तो मोदी जी के इंटरव्यू करते, जरा मोदी जी को फोन करके पूछ लीजिए, मोदी जी हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बन गया है क्या?
ये असंवैधानिक है। संविधान में हिंदू राष्ट्र नहीं लिखा है, भारत लिखा हुआ हमारा देश है। तो फिर किस तरह की बात है ये आपको पूछना चाहिए, बीजेपी का स्टैंड क्लियर करना चाहिए। चले जाओ, मुझे सिर्फ ये पूछना है, आप संविधान की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण रेखा हमारे देश में संस्कृति और सभ्यता एक सिखाती है, एक लक्ष्मण रेखा रखना। क्या लक्ष्मण रेखा लांघी गई? वारिस पठान जी, मैं दोबारा आपसे नहीं ज्ञान दिया ये वाला, लक्ष्मण रेखा की बात पसंद ये जो लक्ष्मण रेखा लांघने की बात आपने रमेश भिदुरी को नहीं समझाई थी, बीजेपी को नहीं समझाई थी उस वक्त जब उसने खड़े होकर मुसलमानों को, पूरी कौम को गाली बकाता, एक मुसलमान सांसद को गाली बकाता ही था, पूरी कौम को गाली बकाता, तब आपको लक्ष्मण रेखा नहीं समझ में आई। के ऊपर इतना ज्यादा प्रोग्राम किया था कि उन्हें दोबारा टिकट नहीं मिली लोकसभा चुनाव के लिए। आप हैं किस ख्याल में? आपको लगता है हम किसी से डर जाएंगे? लेकिन मैं फिर आपसे बहुत विनम्रता से पूछना चाहती हूं, क्या जय फिलिस्तीन शपथ लेते समय कहना लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन था या नहीं था? हां या ना? नहीं, मेरे ख्याल से लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन था। जय हिंदू राष्ट्र कहना जो असंवैधानिक है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र है, मगर उनका रिमार्क हटाया नहीं गया। विष्णु जैन, मैं सिंपल मोदी सरकार, अगर इनको लगता है कि जय हिंदू राष्ट्र कहना गलत है, मैं एक सिंपल बहुत संजीदगी बात कहना चाहता हूँ। नाविका जी, अगर इनको लगता है कि जय हिंदू राष्ट्र कहना असंवैधानिक था, इनको ये पावर है, इनके पास ये प्रोविजन है आर्टिकल 102, हम अपनी कंप्लेंट की कॉपी इनको दे देते हैं और इनको मिल भी जाएगी। आप भी एक एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए सर राष्ट्रपति के सामने और कहिए उनकी सदस्यता भी समाप्त की जाए। टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। अगर एक आदमी ने कोई चीज गलत की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी गलत करेंगे। आप एक बैरिस्टर है, लॉ नोइंग पर्सन है और उसके बाद आप लॉ का उल्लंघन करेंगे, ये चीज इस देश में बर्दाश्त नहीं हो सकती है। इस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं, आप यहाँ पर पार्ट टू बनने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। आप और हम एक साथ खड़े हुए हैं विष्णु जैन, नाविका जी, तो आपका फर्ज बनता है अगर आपने एक सांसद जब ये मामला सुनवाई पे आएगा और इलेक्शन कमीशन के सामने सुनवाई होगी, क्या इलेक्शन कमीशन ये होल्ड कर सकता है कि जय फिलिस्तीन कहना लीगल है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वैसे साहब ने पार्लियामेंट से बाहर आके कहा कि वो मजलूम लोग हैं, उनकी मैंने आवाज उठाई, उनको किसने ये अधिकार दिया है कि जब इस देश में वो शपथ ले रहे हैं स्पीकर के सामने तब वो एविडेंस और एलिगेंस शो करेंगे? मान्यवर, मैं इतना जानती हूं कि ये गलत हो ना हो, ड्रामा जरूर था वारिस पठान जी, क्योंकि गलत और सही का फैसला राष्ट्रपति करेंगे। कंप्लेंट अब उसके पास है, आपको हिंदू राष्ट्र पर ऑब्जेक्शन है और मैं जानती हूं, मुझे उस बात से भी मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हिंदू राष्ट्र और तमाम चीजें बोली जानी चाहिए। आपके हाथ में पूरा इख्तियार है कि आप उस पर कंप्लेंट डालें, लेकिन यह मामला बहुत अहम है। इस देश में अगर शपथ ग्रहण के समय ड्रामा जय फिलिस्तीन किया जाएगा तो क्या हम अपने देश से ऊपर इस ड्रामे को रख रहे हैं? अगर आप चुन के आए हैं लोगों से, तो लोगों की तरफ नहीं, आप सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मुझे लगता है वारिस पठान जी सोचना चाहिए ओवैसी जी को, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि बनकर वो संसद में आए हैं। लक्ष्मण रेखा या दायरा सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आगे राष्ट्रपति जी क्या करते हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन ये डिबेट आगे भी जारी रहेगी। आप दोनों को मैं शुक्रिया करती हूं और चलती हूं अपनी दूसरी डिबेट पर। और आज एक दूसरी डिबेट भी, एक लोकतंत्र में जो होना चाहिए आज उसकी एक तस्वीर संसद में जरूर दिखी। लोकसभा स्पीकर पद पर ओम बिरला का चयन होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष चुने गए राहुल गांधी उन्हें स्पीकर के आसन तक छोड़ने आए। इससे पहले नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने एक दूसरे से हाथ भी मिलाया और ये हाथ मिलाकर वो शायद लोकतंत्र को एक राहत की सांस दे पाए। लेकिन लोकतंत्र की ये भावना शायद सिर्फ फोटो फ्रेम भर की ही थी, क्योंकि इससे पहले 5 दशक बाद स्पीकर पद के चुनाव के लिए वोटिंग की नौबत आई।
ध्वनि मत से ओम बिरला विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश से जीत गए। लोकसभा स्पीकर का चयन होने के बाद संसद में आपातकाल के 50 साल पर प्रस्ताव आया। इस दौरान न सिर्फ कांग्रेस बल्कि विपक्ष के दूसरे दल नारेबाजी और हंगामा करते रहे। यहां तक कि सदन में 2 मिनट के मौन के दौरान भी शोर होता ही रहा। सवाल पब्लिक का है कि क्या स्पीकर पद पर एनडीए की शर्तों के आगे ना झुककर विपक्ष को कड़ा संदेश दे दिया है? क्या स्पीकर के बहाने डिप्टी स्पीकर पर सौदेबाजी करने चला विपक्ष खाली हाथ रह जाएगा? और क्या संसद के राउंड 1 से साफ हो गया कि नरेंद्र मोदी ना झुके हैं ना झुकेंगे? यही आज सवाल है। लेकिन बहस की शुरुआत करें उससे पहले सुनिए स्पीकर ओम बिरला ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने क्या कहा। Speaker sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। तो आज इस डिबेट पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय आलोक, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, सत्यप्रकाश मिश्रा, जेडीयू के नेता, कमलाकर त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता मेरे साथ स्टूडियो में, और राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और राजकुमार भाटी जी, मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगी। एक सिंबॉलिक हैंडशेक तो हुई, हाथ मिलाए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने, लेकिन जो युद्ध की तैयारियां हैं वो कल से चल रही थी। आपके पास नंबर थे नहीं, स्पीकर के चुनाव में आप उतर आए, आपने दलित कार्ड खेला के सुरेश का, पर मात्र बस एक दिखावे के लिए, क्योंकि वोट का डिवीजन भी नहीं मांगा। तो एक युद्ध वहां चला और एक युद्ध स्पीकर को वेलकम करते हुए, वो भी लड़ाई आपने हारनी थी। और जब स्पीकर के साथ आप अभिवादन कर रहे थे तब भी थोड़ा बहुत उसमें रंज था, कहीं ना कहीं सार्कास्म था। क्या इस देश में विपक्ष और सत्ता पक्ष एक साथ 2 कदम भी नहीं चल सकते? ये जो आज दृश्य दिखाई दिया और जिसकी आपने प्रशंसा की, वो तो इस बात का संकेत करता है कि पक्ष और विपक्ष एक साथ चल सकते हैं, लेकिन ये दोनों को ही तय करना पड़ेगा, दोनों तरफ से ही उदारता दिखानी पड़ेगी, दोनों तरफ से ही मोहब्बत दिखानी पड़ेगी। मुझे जहाँ तक ये बात है कि केवल एक औपचारिकता हुई, मुझे डॉक्टर कुंवर बेचैन की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि पहले तो ये हौले हौले यूं ही हिलते डुलते हैं और दिल के दरवाजे हैं आखिर खुलते खुलते हैं। अब आज विपक्ष ने इतनी सहृदयता दिखाई कि स्पीकर चुने जाने के तुरंत बाद नेता विपक्ष ने उनका स्वागत किया, उनके साथ जाके आसन तक छोड़ के आए। अगर इस सहृदयता को और आगे बढ़ाना है तो ये नेता सदन और स्पीकर महोदय के हाथ में रहेगा कि वो किस तरह का व्यवहार आगे आने वाले समय में करते हैं। उधर से व्यवहार अच्छा होगा तो इधर से भी व्यवहार अच्छा होगा। अखिलेश यादव जी ने अपने भाषण में 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें, बहुत संक्षिप्त भाषण था जो बधाई संदेश था, लेकिन उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और वो हमें बहुत गौर से सुननी चाहिए, खासतौर से पूरे सदन को, कि अध्यक्ष महोदय हम चाहते हैं कि सदन आपके इशारे पर चले, इसके विपरीत ना हो। ये बहुत ही एक साहित्यिक व्यंजना में उन्होंने व्यंग्यात्मक तरीके से एक बहुत गंभीर बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि जितना सम्मान आप सत्ता पक्ष का करें, हम उम्मीद करेंगे कि उतना सम्मान ही विपक्ष का भी करें। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जो पहले होता रहा, जिस तरह सस्पेंड किया जाता रहा सांसदों को,
बर्खास्त किया जाता रहा वो ना दोहराया जाए, ऐसी अप्रिय घटनाएं ना हो। तो अच्छा संकेत तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भी लाइव देख रहा था उस समय टीवी पे, तो हमें सबको बहुत अच्छा लगा जब माननीय मोदी जी और अपने राहुल गांधी जी साथ जा रहे थे नए निर्वाचित अध्यक्ष जी के साथ। तो अच्छा लगा कि एक लोकतंत्र में, सभ्य लोकतंत्र में ऐसे दृश्य बार बार दिखाई देते रहने चाहिए कि हमारे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष को शत्रुओं की तरह व्यवहार नहीं करता है, देश हित में मिलजुल के काम करते हैं। तो ये अच्छा संकेत है। जहां तक चुनाव की बात आपको लगा जब आज पहले ही दिन लोकसभा के अध्यक्ष ने भी इमरजेंसी पर बात कही और उसके बाद शोर शराबा भी हुआ, 2 मिनट का मौन भी नहीं हुआ, वापस हम उसी ट्रैक पर चले गए हैं जिस पर थे? अजय आलोक जी, सवाल आपके लिए। मेरे लिए? जी जी। नमिका जी, देखिए, हम लोग उस पेज पे नहीं गए। आज 26 जून है, 50वां साल है इमरजेंसी का। नई लोकसभा है, नवनिर्वाचित स्पीकर, जो कि एक बहुत संवैधानिक पद होता है, जिसकी बहुत सबसे महत्वपूर्ण पद है लोकसभा में। अगर 26 जून के 50वीं एनिवर्सरी पे हम संविधान को बचाने के लिए, लॉ बनाने के लिए संसद बनाते हैं, जिस संविधान की हत्या की गई थी 50 साल पहले, उसको अगर आज हम नहीं, स्पीकर साहब आज नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? जिस तरह हम 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं भूल सकते हैं, उसी तरह हमें 26 जून पर 25 जून की रात, 26 जून जब रेटिफाई किया गया था संसद में, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि देश को किस तरह से, आजाद देश को फिर से गुलाम बनाने की कोशिश की गई थी, संविधान की हत्या की गई, और आज उसी संविधान को अपने हाथ में लेके लोग घूमते रहते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव ने इसी इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष किया। जनेश्वर मिश्रा, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव सब जेल गए, लाठियां पर लाठियां खाई, लेकिन अब वो लाठी कैसे लॉलीपॉप में बदल गई 2024 में, ये भी देश देख रहा है। एक प्रस्ताव लाया गया था, निंदा प्रस्ताव। उम्मीद थी कि सदन सर्वसम्मति से इस निंदा प्रस्ताव को पास करेगा कि देश में इमरजेंसी जैसी घटना कभी नहीं होनी चाहिए, जो है वो निंदनीय है। उस निंदा प्रस्ताव के खिलाफ भी नारे लगने लगे। तो चरित्र क्या हुआ कि आप इमरजेंसी को जस्टिफाई कर रहे हैं। ये देश के सामने आया है आज, क्योंकि लाइव टीवी में पूरा देश देख रहा था कि निंदा प्रस्ताव के खिलाफ कौन कौन नारे लगा रहे थे। इसका मतलब कि सब इमरजेंसी को सही मान रहे थे। तब बाप इमरजेंसी को सही नहीं मानते हैं, बेटा भी इमरजेंसी को सही मानता है। यह हमारे आज का राजनीतिक विषय। दादी इमरजेंसी लगाती है और पोता संविधान के हाथ में की शपथ लेता है। ये डुप्लीकेसी है, हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? और मैं तो धन्यवाद देता हूं लोकसभा स्पीकर का कि उन्होंने अपने पहले संबोधन में आज लोकतंत्र के इस काले अध्याय को सबके सामने उजागर किया, प्रस्ताव लाए, मौन रखने को कहा, और जिन जिन सांसदों ने यह मौन नहीं रखा, इस प्रस्ताव के विरोध में नारे लगाए, उनका सच्चा चरित्र देश के सामने आया। कितनी संविधान में इनकी आस्था है। संविधान बोलने से नहीं होता है, संविधान को मानने से होता है, संविधान को फॉलो करने से होता है, जो आप लोग कभी नहीं करते थे। कमलाकर त्रिपाठी जी, ये सवाल तो सही है, ये सवाल तो सही है कि इस देश में अगर इमरजेंसी, आपातकाल किसी ने लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया। आज तमिलनाडु में जो हो रहा है, वहां 63 लोग मर गए हैं हूच की वजह से, वहां पर उठाकर फेंक दिया जाता है विपक्ष को। वहां संविधान ठीक है, अगर तंज कसना है तो वो सिर्फ लोकसभा में, क्योंकि यहां आप विपक्ष में हैं और सत्ता पक्ष को आपने चलने नहीं देना। यह सवाल तो आपसे पूछा जाए। देखिए नाविका जी, 2 बातें कहना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो हाथ मिलाने की बात हो रही थी, राहुल जी ने तो इसी संसद में मोदी जी को गले लगाने की भी बात की थी। और आंख मारना कौन सी गलत सी चीज है अपने किसी कुलीग को। लेकिन उसका खामियाजा क्या मिला? इस देश ने इसी संसद में रमेश विधुड़ी जी को एक अपने ही कुलीग फेलो पार्लियामेंटेरियन के लिए कटुआ, मुल्ला और न जाने क्या क्या बोलता देखा गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद भी तत्कालीन अध्यक्ष जो वर्तमान में भी हैं, उनका कोई उस पे एक्शन नहीं आता है। और हमारे नेता संसदीय दल को अधीर रंजन चौधरी जी ने
नीरव मोदी बोला और उसमें एक्सप्लेन भी किया कि बंगला में नीरव मतलब मौन, ये हर चीज पर मौन है, मणिपुर पर मौन है, उस पर सस्पेंशन होता है। 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, 150 से ज्यादा सांसदों को संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है। और ड्रैकोनियन लॉज जो हैं, जो 3 दंड संहिताएं और एविडेंस एक्ट और ये लाया जाता है, बिना चर्चा के ले आया जाता है। ये इस देश की संसद में ये हो रहा है कि पिछले पूरे सत्र में डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो खाली रखा गया। क्यों खाली रखा गया? क्योंकि कोई भी, आप ये चाहते ही नहीं कि आपके अगेंस्ट कोई बोले। जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में सीजीआई लीडर अपोजिशन और उनको होना चाहिए, प्रधानमंत्री को, तो 2 दिन के अंदर अध्यादेश ला करके उसमें से सीजीआई को हटा दिया जाता है। क्यों? ताकि जब वो पार्टियां तोड़े, महाराष्ट्र में जैसे तोड़ी उन्होंने, तो सिंबल भी जो है वो डिफेक्टेड पार्टी को दे दिया जाए। ये करने के लिए किया जाता है। जिस प्रकार से पिछले 10 सालों में अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। अघोषित इमरजेंसी कहां है? अघोषित, आप रोज आते हैं, आप रोज आते हैं हमारे टेलीविजन चैनल पे, आपको जो बोलना होता है आप बोलते हैं। आज तक आप अरेस्ट नहीं हुए। मैंने इतनी सारी चीजों का बयान किया अभी संसद के अंदर का, वो आपको अघोषित इमरजेंसी का पार्ट आपको याद है? आपको याद है तब अखबारें कैसे आती थी? अखबारें कैसे आती थी इमरजेंसी में? सत्य प्रकाश, तमिलनाडु के मुद्दे पर आप कह रही हैं, मोरवी ब्रिज की दुर्घटना होती है, उसमें लोग मरते हैं, उसी गुजरात में उस पे कोई बयान आता है? मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी के बयान न देने के, अड़े रहने के मैटर में आखिर में विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। उसके बावजूद, हाँ, वो तो पता था, हम उनको उनके मॉरल ग्राउंड पे लाने की बात, जो गांधी जी का सत्याग्रह था कि व्यक्ति को उसके मॉरल ग्राउंड पे लेकर के आइए। अजय आलोक जी, तमिलनाडु में कुछ होता है, नहीं, तमिलनाडु में कुछ होता है, उसको नजरअंदाज कर दीजिए, लेकिन मणिपुर पर जवाब दीजिए। आपने वो सुना है, राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक ढीठता होती है, ढीठ, ये राजनीतिक ढीठता है और कुछ नहीं है। इतने देर से त्रिपाठी जी ज्ञान दे रहे हैं 4 मिनट से, लेकिन आज 26 जून है, इमरजेंसी है, उस पे एक शब्द नहीं। अघोषित आपातकाल इनको याद आ गया। कहाँ है अघोषित आपातकाल त्रिपाठी जी? रोज दिन बैठ के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, सबको गाली देते हैं, कहते हैं कि अघोषित आपातकाल। आंखें नहीं मूंदी जा सकती। मणिपुर में डिबेट से आप पिछले समय में संसद में, मणिपुर में जब चर्चा होने लगी तो आप कानून लेकर के मोदी की जब घटना हुई तो प्रधानमंत्री से लेकर एक व्यक्ति वहां गया और मोदी के लोगों को हमने देखा भी, और गुजरात के अभूतपूर्व मैंडेट दिया मोदी के बाद 162 सीट का आप साफ हो गए। ये पूरी तरह 162 सीट का मैंडेट आया गुजरात में मोदी के बाद, घोषित इमरजेंसी है और नहीं तो क्या है? लेकिन जिस तरह से एट्रॉसिटी कर रहे हैं ना, जिस तरह से अपनी हरकतें कर रहे हैं और इमरजेंसी पे आप संवेदना नहीं दिखा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साबित करता है कि ये जो मानसिकता है ना कांग्रेस पार्टी की, तानाशाह वाली, घमंड वाली, और जैसे हम चाहेंगे माई वे और हाईवे, ये वाली मानसिकता है। अब जहां तक आपने घमंडिया बनाया हुआ है, ये कितने दिन चलेगा वो तो हम भी देखेंगे। अभी तो भाटी जी वो प्यार से बोल रहे हैं, वो अपने राहुल गांधी है ना। अजय मिश्रा टेनी को गृहमंत्री बनाए रखा, बावजूद इसके कि उनके लड़के ने किसानों को रौंद डाला, प्यार है अपना लेके, उस पर गोली नहीं निकली। दलित बच्ची का रेप होता है, रेपिस्ट के साथ आप खड़े होते हैं। सारी चीजें आपको दिखेंगी, बस आपको इमरजेंसी नहीं दिखेगी। सत्य प्रकाश मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, हर उस चीज से ये इनकार करेंगे जो कभी इनके समय में हुई? आज सुबह की बात इन्हें नहीं दिख रही, किस तरह से विपक्ष को तमिलनाडु की असेंबली से बाहर फेंका गया क्योंकि सवाल पूछे जा रहे थे, 60 से ऊपर लोग मर गए हैं, वो नहीं दिखा। लेकिन सवाल आएंगे मणिपुर पर, सवाल आएंगे मोरबी ब्रिज पर, जो सवाल आने भी चाहिए। आप सवाल पूछिए, ये मैं कभी नहीं कहूंगी कि आपका हक नहीं है सवाल पूछने का, आप भी पूछिए, जनता भी पूछेगी, हम भी पूछेंगे, लेकिन आप अपनी गलतियों की तरफ नहीं देखेंगे। क्या ये लोकतंत्र है?
नाविका जी, राहुल गांधी जब संविधान की किताब को हाथ में लेकर के चलते हैं तो मेरा मानना है कि वो सिर्फ ये दिखाते हैं और उससे अपना चेहरा छिपाते हैं। सेलेक्टिविज्म है उनका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में। ये सेलेक्टिज्म उन कांग्रेस पार्टी का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब करती है। जो तमिलनाडु में होता है चुप हो जाते हैं, तो उस पर भी बोल लेते तो समझ में आता कि उन्होंने अपनी संवैधानिक पृष्ठभूमि है उसका अध्ययन करके कोई बात समझ में आई जिससे उनको बोलने की ताकत मिली। अगर लोकसभा के अध्यक्ष 25 जून की काली रात को घोषित इमरजेंसी के बारे में कोई प्रस्ताव 26 जून को लाते हैं आज की डेट में, तो उस लोकतंत्र पे जो काला धब्बा पड़ा है उसकी याद दिलाते हैं कि दोबारा ये चीज ना हो, इसलिए उस पर प्रस्ताव लाते हैं। उस पर अगर विपक्ष फिर एक संविधान से अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है, देखिए ये मैं बीच में आपके बोल नहीं रहा था, जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं कम से कम मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन मत करिए, मुझे बोलने दीजिए। मेरे बोलने के अधिकार का हनन आप क्यों कर रहे हैं? मुझे बोलने दिया जाए। आप प्लीज अपनी बारी आई तब अपनी बात रखिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है। जब आप बोल रहे थे तो मैं बोल नहीं रहा था। आपको 20 सेकंड एक्स्ट्रा दे रही हूं, जरूर बोलिए। लोकतंत्र में सभी पार्टियों को अपनी बात रखने का हक है और संविधान की मूल भावना के तहत वो बात रखे। अगर विपक्ष 2 कदम सकारात्मक आलोचना में आगे बढ़ेगा तो हम 4 कदम आगे बढ़कर उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन सेलेक्टिविज्म नहीं चलेगा। उसको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में काला धब्बा इमरजेंसी के रूप में लगाया था और भारतीय जनता पार्टी पे जो लगातार आरोप लगाते हैं अघोषित इमरजेंसी का, बताइए मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये किस पार्टी का नारा था? ये किस तरह का नारा था एक प्रधानमंत्री के बारे में? प्रधानमंत्री चोर है, किस पार्टी का नारा था? तो इतनी बड़ी बात आप प्रधानमंत्री के बारे में बोल के निकल गए और आप कहते हैं अघोषित इमरजेंसी है। आप मानिए संविधान नहीं है यार, ये पार्टी का ये नारा कब रहा? आपकी पार्टी के लोगों ने कहा, आपकी पार्टी के लोगों ने कहा, 1/3 प्रधानमंत्री आपकी पार्टी के लोगों ने कहा, ऑफिशियल मीडिया सेल के हेड ने कहा। आप कोई ऑफिशियल उस पर दिखा दीजिए, ये गलत बात आपके चैनल पर मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कौन बदतमीज आदमी है जो बीच में बोलता जा रहा है? इसको संविधान समझाइए कि दूसरे जब बोले उनके बोलने का अधिकार होना चाहिए। घटना में एबीवीपी के लोग नारे लगाते हैं और आप दूसरे का संवैधानिक अधिकार खुद छीन रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं रियर व्यू मिरर में देश नहीं चल सकता। भाई साहब रियर व्यू मिरर नहीं, आज सुबह का देख लीजिए। अब आज सुबह तो आज है ना, आज सुबह तमिलनाडु के सीन देख लीजिए असेंबली के। मैं इमरजेंसी तक तो जा भी नहीं रही, आज का सीन देख लीजिए। अगर वो सही है तो फिर सिर्फ सवाल उठाना कॉन्स्टिट्यूशन बचाना नहीं होता। अभी संसद की बात चल रही है। अच्छा, तो असेंबली की बात 150 सांसदों में, असेंबली में तो इनके यहाँ असेंबली में क्या क्या हुआ है? मध्य प्रदेश की असेंबली में क्या देखते हुए इनके विधायक पकड़े गए थे, और मध्य प्रदेश में जिस तरह से दलित बच्चे को जो है वो पेशाब पिलाया जाता है, इमरजेंसी लगा चुके हैं। बातें निकलेंगी तो बहुत दूर जाएंगी, बिल्कुल बहुत दूर तक जाएंगी। और मैं फैक्ट चेक कर दूं आपको, मैं फैक्ट चेक कर दूं, मोदी तेरी खबर को देगी। आज मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कर रही हूं कमलाकर त्रिपाठी जी पर। कमलाकर त्रिपाठी जी, मैं बता दूं आपको कि ये सवाल कहा गया था और ये सवाल उठाया था कांग्रेस पार्टी ने। एक नारा मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये एक नारा दिया गया था और इस पर सफाई किसने दी? सफाई भी दी उदित राज ने। और अगर हम लाइट डिटेक्टर टेस्ट के कटघरे में खड़ा करें कमलाकर त्रिपाठी जी, उदित राज ने कहा कि ये राजनीतिक भाषा है। मोदी नहीं, आप अपने ऊपर भी लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा लीजिए। आप मुझे बताइए किसने ये नारा दिया था? अगर आप लाइट डिटेक्टर टेस्ट ऑन कर दे, कांग्रेस के किस प्रवक्ता ने, किस राष्ट्रीय पदाधिकारी ने, किसने ये नारा दिया था? जरा बताइए मुझे। मैं कह दूं एकदम कहिए। उदित राज जो आपके लोकसभा के उन्होंने सफाई दी थी। और नहीं, नारा किसने दिया पहले मुझे ये बताइए। आप जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट कर रही हैं वो कांग्रेस के वर्कर्स ने कहा था और इसकी सफाई भी आई थी। नहीं, वर्कर्स
ऐसे तो न जाने को, ये लोग तो माहिर हैं इन चीजों में। सीए के विरोध में जो आंदोलन चलता है उसमें बुर्काधारी में भेज देते हैं। वर्कर्स ने कहा, उदित नारे लगाते हैं। ये जेएनयू में अपने लोगों को भेज करके अपने ही खिलाफ नारे लगवाते हैं ताकि लोगों को। कांग्रेस के बड़े नेता एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे और इसलिए इंदौर में ये नारे लगे थे और उदित राज ने इसकी सफाई दी थी। अब कमलाकर त्रिपाठी जी, हमसे ज्यादा रिसर्च आपने नहीं की है। तौसीफ खान भाई सवाल आपसे भी पूछूंगी और मैं तौसीफ खान, मैं वीडियो भी चला दूंगी आपके लिए। चलिए देख लीजिए, ये आज सुबह के हैं। ये आज AIADMK के प्रोटेस्ट हैं असेंबली के अंदर। अब ये तो रियर व्यू मिरर नहीं है, ये रियर व्यू मिरर नहीं है, ये आज का है। आज की काले कपड़े पहनकर जो लोग गए थे उनको निकाल दिया गया, असेंबली से बाहर कर दिया गया। मैं पूछना चाहती हूँ तौसीफ खान जी, गुजरात असेंबली भी दिखा दिया करिए कभी नाविका जी। पिछले गुजरात असेंबली के सत्र में तौसीफ खान आप करें तो ठीक, और अगर संसद में हो तो मोदी कटघरे में, ये किस तरह से होगा? नहीं, देखिए नाविका जी, संसद में पहले प्रेसिडेंट सेट कर दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, वो देश के मुखिया है और उन्हें ही अब ये जो कल्चर है बंद करना होगा। उन्हें ही फिर से जो है अपनी गलतियों को सुधारना होगा और ये कहना होगा कि सस्पेंशन का कल्चर जो खुद उनके लोकसभा स्पीकर जो आज फिर से जिनको इलेक्ट किया गया, 150 से ज्यादा एमपी को, कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि जो प्रेजेंट भी नहीं है एमपी पार्लियामेंट के अध्यक्ष में उनको भी सस्पेंड करते। तो ये कल्चर जो है, ये जो तरीका है, ये नया रास्ता नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है देश को और ये उनकी ही जिम्मेदारी है। चलिए, उनका कल्चर अगर उनका कल्चर विपक्ष भी सीख रहा है और वो विपक्ष चला रहा है तो वो सही हो जाता है। कमाल करते हैं आप। लेकिन पब्लिक के सवाल है, कान्हा शर्मा का मथुरा से सवाल है, आपातकाल की चक्की में पिसने वाले विपक्ष के नेताओं को आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है। वाह क्या बात है। राजकुमार भाटी जी सुन रहे हैं ना सवाल जनता के। SK जैन का दिल्ली से सवाल है, स्पीकर के चुनाव में राहुल गांधी ने मोदी को झुकाने की बहुत चालें चली, लेकिन 99 सांसदों वाले कांग्रेस के नेता को पता चल गया। क्या अब आगे संसद में सहयोग करेंगे? AB सुमनिया का YouTube पर सवाल है, जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधान का मर्डर किया, वो आज संविधान बचाने की बात कैसे कर सकते हैं? राजकुमार शर्मा का करनाल से सवाल है, इंडिया गठबंधन वालों ने उपसभापति का पद हासिल करने के लिए क्या मोदी सरकार को ब्लैकमेल किया? ये सवाल पब्लिक पूछ रही है और मैं आपको दिखाना चाहती हूं जहां कहा था कमलाकर जी, देख लीजिएगा, मोदी तेरी कब्र खुदी। मैंने आपसे ये कहा नाविका जी कि दिल्ली के किस नेता का बयान है, हमारे किस राष्ट्रीय पदाधिकारी का बयान है? नहीं, आप सुन लीजिए नारे सुनिए। ये लोग भेज करके नारे तो खुद लगवाते हैं, मैं कहां मना कर रहा हूं। ये तो हर जगह नारे, जेएनयू में इन्होंने नारे लगवाए ABVP के लोगों से, ये CA के विरोध प्रदर्शन में अपने लोगों को भेजते हैं। अजय आलोक जी बुरके में कोई नजर आ रहा है, कमाल करते हैं आप कमलाकर जी। वहां बैठे हैं पवन खेड़ा, रणदीप सुरजेवाला, तमाम नारे लगाए हैं क्या? आप मुझे बताइए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, मुझे बताइए। वो रणदीप सुरजेवाला, देखिए ऐसा है कि त्रिपाठी जी बीच में बिना मतलब का बोले जा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये नारा पूरे देश ने सुना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन आपके चाहने से मोदी की कब्र नहीं खुदने जा रही है, ठीक है ना? कांग्रेस की ये चाल है। आज तो शान पित्रोदा को भी वापस ले लिया ना, है तो आप तो अफ्रीकी होंगे कमलाकर त्रिपाठी जी। ईस्ट के लोग, साउथ के लोग अफ्रीकी होते हैं, नॉर्थ ईस्ट चीनी होते हैं। इनहेरिटेंस टैक्स लगाएंगे कैसे दूसरे की संपत्ति लेके? सैम पित्रोदा को वापस ले लिया ना, और माफ कीजिएगा, आपने कहा था ऐसा कोई नारा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। मैंने जनता के सामने आज फैक्ट रखा है। सवाल पब्लिक का शो पर राजनीति नहीं, हम फैक्ट पर बात करते हैं और ये फैक्ट्स आपके सामने हैं। जनता जनार्दन सब जानती है और पब्लिक का शो है ये। पब्लिक के शो पे मैं झूठ नहीं चलने देती, यहां फैक्ट चलते हैं।
फैक्ट पर सवाल, फैक्ट पर जवाब। मैं नहीं कहती कि एक साइड सही है या दूसरी साइड सही है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। उसे आप पब्लिक की आंखों में धूल बनाकर नहीं झोंक सकते, क्योंकि यहां 24 कैरेट सच लेकर हम आते हैं। आज मैं तमाम अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं, लेकिन उम्मीद करती हूं कि आज इस पैनल पर जो हुआ, संसद इससे थोड़ी बेहतर चले। ये देश का हर वोटर, ये देश का हर रहने वाला उम्मीद करता है कि ये संसद उनके बारे में सोचे, सिर्फ आपस की राजनीति के बारे में नहीं। आज बस इतना ही, लेती हूं इजाजत। नमस्कार।